हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के फिर से एक नई वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 6 जिसका शीर्षक है रैखिक असमीकाएं, जिसे अंग्रेजी में लीनियर इनइक्वालिटी के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताते चलूँ कि आज का यह वीडियो इस अध्याय का भाग 11 है। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि आज के इस वीडियो यानी कि भाग 11 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। यदि हम इसकी बात करें कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग हल क्षेत्र निकालने की विधि के बारे में समझने वाले हैं। और जब हम लोग यह समझ लेंगे तो उसके बाद हल क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, यानी कि उसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग इसको कैसे हम लोग दर्शाते हैं, इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब हम लोग सीखेंगे। यानी कि हर क्षेत्र के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यदि आप पिछला वीडियो यहाँ पे देख के आएंगे तो आप सोच रहे होंगे कि पिछले वीडियो यानी कि भाग 10 तक हम लोग कुछ दूसरा टॉपिक कवर कर रहे थे और वो टॉपिक शायद कंप्लीट हुआ भी नहीं था, और यहाँ पे शायद हम लोग दूसरे टॉपिक में आ गए। तो ऐसा नहीं है। पिछला वीडियो में हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी देख रहे थे, यानी कि किसी भी रैखिक असमीकरण का आलेखीय हल किस प्रकार से निकलेगा उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। वही चीज़ ये भी है, बस इसे दूसरे शब्दों में लिख दिया गया है। यानी कि अब यदि अपने एनसीईआरटी बुक को देखोगे या फिर किसी भी रेफरेंस बुक को देखोगे तो वहाँ पे आपको सीधे इस प्रकार से नहीं पूछा है प्रश्न कि आप इस रैखिक असमीकरण का ग्राफ ड्रा करो, बल्कि आपको इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछा है और बोलेगा आपको, आपकी किताब में कोई भी एक रैखिक असमीकरण दिया रहेगा और बोलेगा कि आप इस दिए गए रैखिक असमीकरण का हल क्षेत्र निकालो। हल क्षेत्र निकालने का मतलब वही हुआ कि दिए गए रैखिक असमीकरण का ग्राफ ड्रा करने का। इसलिए हमने सोचा कि हम वो लिखने के जगह पे आपको ये वाला शब्द लिखे जो कि बुक प्रेफर कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हल क्षेत्र निकालने की विधि। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए, यदि आप पिछला वीडियो यहाँ पे देख के आएंगे तो आपको याद होगा कि हम लोग किस प्रकार से हम लोग बहुत सारे स्टेप के बारे में हम लोग पिछले वाले वीडियो में जाने थे कि किस प्रकार से कौन कौन से स्टेप को फॉलो करके हम लोग एक रैखिक असमीकरण का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। जिसमें कि जो पहला स्टेप था वो था कि जो भी असमीकरण हमारे पास दिया गया है उसको हमें सबसे पहले समीकरण में चेंज कर लेना होगा, और जैसे ही हम लोग दिए गए असमीकरण को समीकरण में चेंज करेंगे तो उसके बाद हम लोग जो नया समीकरण जो हमारे पास बनेगा चेंज करने के बाद उसका ग्राफ हम लोग ड्रा कर लेंगे। और जो ग्राफ आया हमारा उस समीकरण का, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें उस कार्तीय तल में कुछ बिंदु का चयन करना होता था। और नॉर्मली हम कौन सा बिंदु चयन करते थे, यदि आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा कि नॉर्मली हम लोग 0,0 बिंदु चयन करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि 0,0 बिंदु चयन करने से हमारा जो ये बनाने का जो विधि था वो थोड़ा बहुत आसान हो जाता था और गलती होने की संभावना कम हो जाती थी, और इत्यादि कारणों से हम लोग 0,0 बिंदु ही चयन करते थे। वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 0,0 बिंदु ही चयन करो, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी बुक भी और बाकी सारे रेफरेंस बुक भी 0,0 बिंदु ही चयन करते हैं, इसलिए हम भी आपको यहाँ पर 0,0 बिंदु ही चयन करके आपको कुछ उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किए थे। और उसके बाद हमने सीखा था कि जो भी बिंदु हम लोग चयन करेंगे उसको हम लोग उस दिए गए रैखिक असमीकरण में, जो कि प्रश्न है हमारा, उसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि वह बिंदु उस रैखिक असमीकरण को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। और पिछले वीडियो में हमने जो उदाहरण लिया था उसमें वह बिंदु उस दिए गए रैखिक असमीकरण को सेटिस्फाई कर रहा था, जिसके बाद हमने कहा था
चूँकि अभी आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा है कि यदि वह बिंदु सेटिस्फाई करेगा, यानी कि यदि हाँ, तो कार्तीय तल का वह भाग जिसमें चयन किया हुआ बिंदु है वह उस रैखिक असममिका का उत्तर होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि वह बिंदु जो हम लोग चयन किए, जो कि यहाँ पे अभी हमने बताया आपको कि हम लोग यहाँ पे नॉर्मली 0,0 बिंदु ही चयन करेंगे, तो यदि वह बिंदु दिया गया असममिका यानी जो कि हमारा प्रश्न पूछेगा उसमें यदि हम उसमें उसको पुट करते हैं और यदि वह बिंदु उसको सेटिस्फाई करता है, तो वह भाग जिसमें वह बिंदु एग्जिस्ट करता हो, जिसमें वह बिंदु हो, वह भाग उस रैखिक असममिका का उत्तर होगा। यानी कि ये आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि यह एक हमारा लीनियर इनइक्वालिटी यानी रैखिक असममिका आपको दिया गया था, जिसका ग्राफ आपको कुछ इस प्रकार से बना था, जो कि आप यहाँ पे ये ब्राउन कलर के लाइन से देख सकते हो। ये कुछ इस प्रकार से बना था और हमने 0,0 बिंदु चयन किया था और ये पाया था कि 0,0 बिंदु दिए गए रैखिक असममिका को सेटिस्फाई कर रहा था। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि यदि सेटिस्फाई करेगा तो वह भाग जिसमें वो बिंदु एग्जिस्ट करता हो वही भाग उस रैखिक असममिका का ग्राफ हो जाएगा, या कहिए कि उत्तर हो जाएगा, जिसको हमने यहाँ पे एरो के माध्यम से दर्शाया है कि यहाँ पे 0,0 एग्जिस्ट कर रहा है। तो 0,0 ग्राफ के किस भाग में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस भाग में यानी ऊपरी अर्थतल में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यह पूरा अर्थतल ऊपरी अर्थतल दिए गए रैखिक असममिका का उत्तर हो जाएगा, यह कहिए कि ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पे हम एरो के माध्यम से दर्शाया है, आप अपने नोटबुक पे अपने ग्राफ पेपर पे इसको इस पूरे रीजन को ऐसे शेड करके भी दर्शा सकते हो। आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे, हालांकि हम आगे वाले वीडियो में और आगे वाली वीडियो में हम एनसीईआरटी के उदाहरण भी लेंगे आपको समझाने के लिए, जहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ पे एरो के माध्यम से नहीं ये दर्शाया है सॉल्यूशन को, बल्कि उस रीजन को, इस भाग को शेड कर दिया गया है। लेकिन हम यहाँ पे शेड नहीं किया, अब हमने अपने सहूलियत के अनुसार एरो के माध्यम से दर्शाया है। आप अपने सहूलियत के अनुसार एरो से भी दर्शा सकते हो, शेड करके भी दर्शा सकते हो। बस वह भाग आपको दर्शाना है जिसमें वह बिंदु एग्जिस्ट करता हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं जो कि हमारा कल प्रश्न उठा था कि यदि वो नहीं सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा। तो उसका उत्तर है कि यदि वो नहीं सेटिस्फाई करेगा तो कार्तीय तल का वह भाग जिसमें चयन किया हुआ बिंदु नहीं है वह उस रैखिक असममिका का उत्तर होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने देखा कि यह 0,0 सेटिस्फाई कर रहा था रैखिक असममिका को, तो जिधर वह बिंदु जिस भाग में था वही भाग उस रैखिक असममिका का ग्राफ हो गया, उसी का हल हो गया। लेकिन यदि मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि यदि वह बिंदु उस रैखिक असममिका को नहीं सेटिस्फाई करता, ये 0,0 उस रैखिक असममिका को नहीं सेटिस्फाई करता, तो कार्तीय तल का वह भाग जिसमें वह बिंदु एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो कौन सा भाग है, तो ये वाला निचला अर्थतल। तो वह भाग जिसमें वह बिंदु एग्जिस्ट नहीं करता है वह उसका आंसर होता, यानी कि एग्जिस्ट जिसमें करता है और यदि वो सेटिस्फाई करता है तो यह वाला आंसर होगा जिसमें वह बिंदु एग्जिस्ट करेगा। और यदि नहीं सेटिस्फाई करता है तो वह भाग जिसमें चयन किया हुआ बिंदु दिया गया यानी कि उस भाग में एग्जिस्ट ना करता हो। चूँकि यहाँ पे आप लिखा हुआ है कि कार्तीय तल का वह भाग जिसमें चयन किया हुआ बिंदु नहीं है वह उस रैखिक असममिका का उत्तर होगा। इसे और अच्छी तरीके से समझने के लिए चलिए एक और हम लोग उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, हमने आपको ग्राफ के जरिए समझाने का प्रयास किया है कि मान लीजिए ऐसा हो जहाँ पे किसी भी ये समीकरण का ग्राफ इस प्रकार से हो, और यदि हम 0,0 चयन करते हैं और उसे उस असममिका में पुट करते हैं और यदि वह इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वह भाग जिसमें वह बिंदु नहीं है वह उसका आंसर होगा। तो 0,0 तो इस भाग में ऊपरी अर्थतल में, तो यह आंसर नहीं होगा, तो कौन आंसर होगा, तो निचला अर्थतल होगा। इसे हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक उदाहरण है x + y इज लेस देन 5, सॉरी x + y इज ग्रेटर देन 5। अब आपको यदि
ये इस आसमिका का ग्राफ ड्रा करने के लिए कहा जाए, या फिर कहा जाए कि इस आसमिका का हल क्षेत्र निकालिए, जो कि अभी हम यहाँ पे समझेंगे कि हल क्षेत्र किसे कहा जाता है। अभी आप बस इतना मानिए कि यदि आपको कहा जाए कि इस आसमिका का आपको हल क्षेत्र निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो फिर से हम लोग वही प्रोसीड्यूर अपनाएंगे कि हम लोग सबसे पहले जो भी आसमिका हमारे पास दिया गया है उसको हम लोग समीकरण में चेंज कर देंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। समीकरण में कैसे चेंज करेंगे, तो हम लोग सीधे सीधे जो असमीका का जो साइन है उसको बदल के उसकी जगह पे इक्वल टू रख देंगे, तो वो अपने आप समीकरण में चेंज हो जाएगा। अब जैसे ही वो समीकरण में चेंज होगा हम लोग उसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे। अब आप सभी को आता है कि किस प्रकार से हम लोग एक समीकरण का ग्राफ ड्रा करते हैं। ये ना सिर्फ हमने पिछले वाली वीडियो में आपको बताया था, बल्कि आप पिछली कक्षाओं में भी इसे पढ़ के यहाँ पर आए हो। तो मुझे इस वीडियो में बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग एक समीकरण का ग्राफ ड्रा करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा समीकरण बना x + y = 5। यदि हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, जहाँ पर ये वाला बिंदु 0,5 होगा और ये वाला बिंदु 5,0 होगा। अब यहाँ तक तो हम लोग कर लिए। अब हमने कल की वीडियो में क्या सीखा था कि समीकरण का ग्राफ ड्रा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग कोई भी एक बिंदु का चयन करते हैं और वह बिंदु नॉर्मली क्या होता है, 0,0 होता है। और एक बात और हमने सीखा था कि हमें यह ध्यान रखना है कि जो भी बिंदु हम लोग चयन करें वह दिए गए रेखा पर एग्जिस्ट ना हो, यानी कि जो भी हमारा ग्राफ आया उस ग्राफ पर वह बिंदु एग्जिस्ट नहीं करे। हमें वैसा बिंदु चयन करना है जो कि उस ग्राफ पर एग्जिस्ट नहीं करे, बल्कि कार्तीय तल के किसी भी भाग में एग्जिस्ट करे। उससे हमें मतलब नहीं है, बस ज़रूरी है कि ये जो ब्राउन कलर का आपको लाइन दिख रहा है, इनफैक्ट कहिए कि जो भी ग्राफ होगा किसी भी समीकरण का उस ग्राफ पर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। और नॉर्मली हमने देखा था कि हम यहाँ पे कौन सा पॉइंट लेट करते हैं, कौन सा बिंदु चयन करते हैं, तो वो 0,0 करते हैं। और चयन करने के बाद हम लोग यह चेक करते हैं कि वह बिंदु उस असमीका को, जो कि हमारा प्रश्न है, उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। हमारा असमीका क्या दिया हुआ था, x + y > 5, और हमने कौन सा बिंदु चयन किया, 0,0। तो यदि हम इसको ये दिए गए असमीका में पुट करते हैं तो हम पाते हैं कि यह कुछ इस प्रकार से हमारा यहाँ पे बनता है कि 0 > 5। तो अब आप मुझे बताइए कि ये बात सही है या गलत है कि 0 > 5, 0 5 से बड़ा है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि 0 कभी भी 5 से बड़ा हो ही नहीं सकता। 5 0 से बड़ा होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमने बिंदु चयन किया है, हमने यहाँ पे 0,0 किया, जो बिंदु हमने यहाँ पे चयन किया वह दिए गए रैखिक असमीका को संतुष्ट नहीं करता है। और हमने आज के इस वीडियो में सीखा कि यदि वो चयन किया हुआ बिंदु दिए गए असमीका को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो कार्तीय तल का वह भाग जिसमें वह बिंदु एग्जिस्ट न करता हो, यानी वह बिंदु नहीं हो, उससे वही भाग उस असमीका का उत्तर हो जाएगा, यानी हल क्षेत्र हो जाएगा। दूसरे शब्दों में समझे तो दिए गए असमीका का ग्राफ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप इसे देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आया था, जो कि आपको ब्राउन कलर का नज़र आ सकता है। और हमने कौन सा बिंदु चयन किया, 0,0। और हमने देखा कि 0,0 चूँकि यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो कौन सा भाग हमारा आंसर होगा, वह भाग जिसमें 0,0 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब देखिए इस भाग में कहाँ पे 0,0, किस भाग में 0,0 एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं इस वाले भाग में। तो यह भाग आंसर नहीं होगा। कौन सा होगा, तो ये वाला भाग होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 0,0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने एरो के माध्यम से इसे दर्शाया है। आप इसे सेट करके दर्शा सकते हो। और एक बात और, जब हम लोग यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे एक ग्राफ बनता है, एक ग्राफ बनता है एक रैखिक असमीका का। यह बस इतना ही था।
इस स्लाइड तक ये टॉपिक समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको अब आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग किसी भी रैखिक आसमिका का ग्राफ ड्रा करते हैं। अब जो हम लोग हमारा जो अगला आज का विषय, अगला जो टॉपिक था जिसको हम लोग समझने वाले थे वो था हल क्षेत्र। लेकिन उसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जब हम लोग प्रयास और भूल विधि के बारे में जानकारी ले रहे थे तो वहाँ पे हमने एक टर्म यूज किया था, वो था हल समुच्चय। हल समुच्चय क्या था? हल समुच्चय बेसिकली यही था कि जो भी हमारा x का मान आ रहा था उसको हम लोग एक समुच्चय का रूप दे रहे थे और उसी समुच्चय को हम लोग हल समुच्चय कह रहे थे। ठीक उसी प्रकार हमारा हल क्षेत्र पे है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे, आप यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए इस ग्राफ से कि जो भी हम लोग ग्राफ किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी यानी रैखिक असमीका का ग्राफ ड्रा करेंगे तो वह भाग जो कि रैखिक असमीका का आंसर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रैखिक असमीका हमारा था उसका आंसर ये वाला भाग होगा। तो वह भाग जो कि आंसर होगा उसी भाग को हम लोग क्या कहेंगे? हल क्षेत्र कहेंगे, यानी कि ये सॉल्यूशन रीजन कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह आज के इस वीडियो से के जरिए यह समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम लोग एक दिए गए रैखिक असमीका का ग्राफ ड्रा करते हैं, उसका हल क्षेत्र निकालते हैं और हल क्षेत्र किसे कहा जाता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा समय भी समाप्त हो गया है। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग कुछ एनसीईआरटी के उदाहरण के जरिए आपको इस टॉपिक को और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।